हेलो, नमस्कार। आइए एक बार फिर से हम बात करते हैं एएसओ, बीएसएससी फोर्थ सीजीएल तथा एईडीओ एजुकेशन डिपार्टमेंट के पदों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार द्वारा दो महत्वपूर्ण पद की वैकेंसी निकाली गई है। पहला है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत आता है, और दूसरा है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। दोनों ही महत्वपूर्ण पद है और दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है, क्योंकि दोनों का सिलेबस मिलता जुलता है। इस संबंध में मेरा पहला वीडियो काफ़ी लोकप्रिय हुआ और 50,000 से अधिक लोगों ने अब तक देखा है, और उस वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट आए। तो उस कमेंट में जो लोगों की परेशानियां थी, जो लोगों की कन्फ्यूजन थी, तो उसी के लिए मैं उन मुद्दों पर भी इसमें बात करूंगा। तो ये देखिए, बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत एएसओ अर्थात असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या इसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी भी कहते हैं, और विदित हो कि इसका पूर्व नाम सचिवालय सहायक हुआ करता था, जिसे कि बदलकर इसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी किया गया। तो ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा फोर्थ सीजीएल के रूप में वैकेंसी निकाली गई है, और इसमें एएसओ के अतिरिक्त और भी कुछ पद हैं, जिसमें कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण पद है, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा निकाला गया है, एईडीओ अर्थात असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जो बीपीएससी के द्वारा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा न्यू वैकेंसी निकाली गई है। तो मेरा इस वीडियो का जो मूल मंत्र होगा, जो मूल भाव होगा, वो यह होगा कि दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है, क्योंकि दोनों का सिलेबस आपस में काफी मिलता जुलता है, 99% तक मिलता जुलता है। पहला वीडियो के कमेंट्स के रूप में ऑडियंस का जो क्वेरी आया था, जो उनके अंदर कंफ्यूजन था, उनको भी मैं दूर करूंगा। तो सबसे पहला जो अधिकतम लोगों ने क्वेरी किया, वह यह किया कि दोनों में से कौन सा पद बेहतर है। चूंकि पिछला जो वीडियो था मेरा, वो दोनों पदों के बारे में तुलनात्मक था, और तुलनात्मक रूप में हमने देखा था कि ये जो है बिहार सचिवालय सेवा का जो पद है वो लेवल 7 का है, और जबकि एईडीओ का जो पद है वो लेवल 5 का है। और इस तरह से दोनों के बीच जो वेतन हमने देखा था, वो वेतन जो है L5 यानी एईडीओ के वेतन से सचिवालय सेवा यानी एएसओ का वेतन लगभग 1.5 गुना अधिक था। मैंने यह भी बताया था कि इसमें वेतन जो है आपको 45 से 50,000 मिलेगा, जबकि ये लेवल 7 में एएसओ का वेतन आपको 75 से 80,000 मिलेगा। इस कारण से काफ़ी लोगों का ये कमेंट आया था। कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया कि नाम अधिकारी और वेतन चपरासी का। तो आपको इस संदर्भ में बता दूं कि वेतन तो महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है, वेतन महत्वपूर्ण है और आपको वेतन देखकर ही किसी सेवा का चयन करना चाहिए, परंतु पद भी महत्वपूर्ण होता है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और क्योंकि देखिए, अब कई बार क्या होता है कि निचले लेवल के अधिकारी या निचले लेवल का क्लर्क का भी वेतन अधिकारी से ऊपर होता है। जैसे कि मैं जब अधिकारी बनकर अपने ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए पहुंचा था, तो वहां पर एक बड़ा बाबू थे जो कि क्लर्कियल कैडर के थे। तो मेरा वेतन था 60,000 और उनका वेतन था 75,000। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वे हायरार्की में हमसे ऊपर हो गए। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं कि जब आईएएस बनकर कोई आता है तो उसकी नियुक्ति किस में होता है, तो आईएएस की नियुक्ति जो होती है वो होती है लेवल 10 में। लेवल 10 जो पे मैट्रिक्स 7th पे कमीशन का पे मैट्रिक्स है, उसका लेवल 10 में नियुक्ति होती है। परंतु आईएएस के अंदर जो बहुत सारे अधिकारी काम करते हैं, जैसे एडीएम है, तो वो लेवल 13 के होते हैं, लेवल 14 के भी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एडीएम साहब जो है डीएम साहब का बात नहीं मानेंगे या फिर हायरार्की में डीएम से ऊपर हो जाएंगे। तो वेतन और पद दोनों महत्वपूर्ण है। बहुत बार क्या होता है कि वेतन गौण हो जाता है और पद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पद की जो गरिमा है उसका भी एक विशेष स्थान है। और न्यूली रिक्रूटेड जो अधिकारी होते हैं, चाहे वो आईएएस हो या पीसीएस अधिकारी हैं, तो अपने ही विभाग में काम करने वाले कई क्लर्कियल स्टाफ और कई जो है सबऑर्डिनेट ऑफिसर से उनका वेतन कम होता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हायरार्की में जिसका वेतन ज़्यादा है वो ऊंचा हो गया, पद की गरिमा होती है। इसलिए ये शिक्षा विभाग द्वारा जो निकाला गया है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, ये कम वेतन होने के बावजूद भी काफ़ी महत्वपूर्ण पद है, और इसमें आपको कार्य करने का
अच्छा मौका मिलेगा, बेहतर आयाम मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा और विभिन्न जिलों में, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के कारण आपके अंदर जो जीवन का जो अनुभव होगा, जो आपका एक्सपोजर होगा, जो एडवेंचर होगा, उसकी बात जो है अलग ही है। कोई भी सेवा या फिर जो है डेस्क जॉब वाला इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। हाँ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी पद काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डेस्क जॉब है और सोमवार से शुक्रवार सप्ताह में 5 ही दिन काम करना है और 99% संभावना है कि आपकी पोस्टिंग जो है पटना में ही रहे। ठीक है, तो अब चलिए हम बात करते हैं दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है, कैसे की जा सकती है। कुल मिला के वैकेंसी कितना आया है, तो आप वैकेंसी देखेंगे तो एएसओ का जो वैकेंसी आया है वो 1481 एएसओ, ठीक है, और 935 एईडीओ का। कुल मिला के कितना हो जाता है, तो कुल मिला के हो जाता है 2416। तो 2416 यानी कुल मिला के 2500, लगभग 2500 वैकेंसी है। और अगर आप गंभीर तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, परिश्रमी विद्यार्थी हैं, स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, सही मार्गदर्शन में तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, अगर आप निरंतर मेहनत करते हैं, सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये 2500 में से 2416 में से एक पद आपका है। आप इस बात को लिख कर ले लीजिए। तो तैयारी करना है, लेकिन क्या क्या सावधानी बरतनी है इस संबंध में मैं बताऊंगा। चूंकि हमारे परिवार के भी बच्चे हैं जो कि परीक्षा की तैयारी, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं और उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए भी वीडियो बनाता हूं और कई लोगों ने कमेंट्स किया कि व्यू पाने के लिए वीडियो बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं आपको डिस्क्लेमर डाल दूं कि ना तो मैं यूट्यूब से कोई पेमेंट लेता हूं और ना ही विद्यार्थियों से कोई पेमेंट लेता हूं। यूट्यूब पर जिनको मार्गदर्शन देता हूं किसी प्रकार का पेमेंट नहीं लेता हूं, ठीक है। अगर मेरा कोई ऑफलाइन मार्गदर्शन भी होता है तो वहां से भी मैं कोई पेमेंट नहीं लेता हूं और गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क में मार्गदर्शन देता हूं। चलिए अब चलते हैं कि भाई क्यों ऐसा, मैं क्यों बोल रहा हूं कि दोनों का एक साथ तैयारी किया जा सकता है। तो कुल मिला के अगर देखिएगा, जो इसमें प्रश्न पत्र हैं और प्रश्न पत्रों के जो सेक्शन है, उस सेक्शन को यदि आप गौर से देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखेगा। यानी इसके कुल मिला के 4 सेक्शन दिखेंगे, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ये क्यों महत्वपूर्ण होंगे? क्योंकि यही तीनों के मेरिट जो है, यही तीनों के नंबर मेरिट में जोड़े जाएंगे और बाकी भाषा का जो पत्र है वो जो है ये होगा क्वालिफाइंग। यानी ये क्वालिफाइंग करना जरूरी है, यानी कितना, तो 30% नंबर लाना जरूरी है और 30% नंबर ले आए फिर इस चीज़ को आगे काउंट नहीं किया जाएगा, इसका नंबर आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। परंतु यदि 30% नहीं लाए तो फिर इधर आप कितना भी नंबर क्यों ना ले आए, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फायदा नहीं होगा, आप यहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण है, परंतु इसका नंबर आगे नहीं जुटेगा। तो मेरिट बनाने के लिए आपको क्या है कि 3 सेक्शन में ध्यान देना है और ये तीनों सेक्शन क्या है, तो सामान्य अध्ययन, अंक गणित और रीजनिंग, ठीक है। नॉर्मली कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग जो है इन्हीं तीनों चीज़ों की तैयारी करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कंपटीशन है जैसे कि सेंट्रल वाला जो सीजीएल है उसमें इंग्लिश का भी तैयारी करना पड़ता है, लेकिन बिहार के लिए नॉर्मली आप देखिएगा तो यही 3 सेक्शन की तैयारी करना पड़ता है, ठीक है। इनमें से देखिए ये अंक गणित और रीजनिंग, ये दोनों आप चाहें तो 6 मंथ में आपकी कंप्लीट तैयारी हो सकती है, ठीक है। परंतु ये जो सामान्य अध्ययन है ये जीवन भर के लिए है। हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उसी को सामान्य ज्ञान कहते हैं। बचपन से लेके अब तक जो सीखते आए हैं वही सामान्य ज्ञान है। बचपन में हम जब बहुत छोटे बच्चे थे तो लैंप को छूने के लिए जाते थे, मम्मी बार बार मना करती थी, लेकिन फिर भी हम छूकर ही मानते थे और वो छूने के बाद जो हमें अनुभव होता था तो वही सामान्य ज्ञान है, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान क्या है कि अपने आसपास में घट रही घटनाओं के बारे में आप अवेयर हैं या नहीं, अपने अतीत के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, अपनी जो आपकी जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है उसके बारे में जानते हैं नहीं, अपनी आर्थिक प्रणाली के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं। और ये बहुत जो है बहुत गहरी जानकारी होने की ज़रूरत नहीं है, यानी एकदम आपको इसमें प्रकांड विद्वान नहीं होना है, बल्कि सुपरफिशियल नॉलेज, जिसको कि एलिमेंट्री आइडिया बोलते हैं, वही होना है और वही सामान्य ज्ञान है। तो ये सामान्य ज्ञान सीखने में समय लगता है और इसकी तैयारी अगर एक गंभीर विद्यार्थी जिसका बेसिक थोड़ा ठीक है तो इसके लिए 1 से लेकर 1.5 साल का समय
महत्वपूर्ण होता है। तो निश्चित तौर पर अभी जो आप लोग तैयारी करने में लगे हुए हैं, तो मैं यह मानकर चलता हूं कि आपका बेसिक ठीक होगा। बेसिक ठीक होगा इसका मतलब यह हुआ कि आपने कम से कम 10th तक, माने 10वीं कक्षा तक आप सभी एनसीईआरटी के बुक्स या बिहार बोर्ड के बीटीबीसी का जो बुक होता है उसको अच्छी ढंग से पढ़े होंगे। और अगर गणित की बात करें तो गणित में आप जोड़, घटा, गुना, भाग, दशमलव, भिन्न, वर्गमूल इत्यादि को जानते होंगे। तो ये आपका बेसिक हुआ और इसके बाद हम चलेंगे, और अगर उससे नीचे है तो उसका भी हम उपाय बताएंगे। तो ये 3 सेक्टर है और तीनों की कैसे कैसे तैयारी किया जाए इस संबंध में ही आज हमारा चर्चा का मुख्य फोकस रहेगा। तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन के बारे में तो सभी लोग बताते हैं, ठीक है। मैंने भी बहुत बार सामान्य अध्ययन पर वीडियो बनाया है कि जनरल स्टडीज़ की तैयारी कैसे कर सकते हैं। और ये जनरल स्टडीज़ की तैयारी जो बीपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो लोग को अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जनरल स्टडीज़ की तैयारी उसी में हो जाएगा। यानी आप यदि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कोई अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे दरोगा हो गया या अन्य जो है बिहार सरकार द्वारा कई पद की वैकेंसी निकाली जाती है, तो उसके साथ भी इसकी तैयारी किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम अंक गणित के बारे में जानते हैं कि इसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अंक गणित की तैयारी के लिए आपको कौन कौन सा बुक चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और यदि आप यूट्यूब से सीखना चाहते हैं तो मैं आपको 1-2 यूट्यूबर टीचर के बारे में भी बताऊंगा और उन्हें दिखाऊंगा कि किस तरह से वो पढ़ाते हैं। क्योंकि अंक गणित जो है वो ट्रिकी अप्रोच इसमें काम करेगा। इसमें क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी स्पीड एंड एक्यूरेसी की। यानी आपको तेज गति से बनाना है, सही बनाना है और चयन करते हुए बनाना है। अगर 40 मैथ पूछा गया तो 40 का 40 नहीं बनाना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर उसमें से 25-30 बनाना है तो कौन बनाना है, चयन करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि मैंने भी सचिवालय सहायक, यानी उसमें सचिवालय सहायक नाम था, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का एग्जाम क्रैक किया था और अच्छा रैंक के साथ क्रैक किया था। 5 साल उसमें हमने अपनी सेवा भी दी, ठीक है। और मैं मैथ का बहुत बड़ा विद्वान नहीं था, सिंपल सा जो RS अग्रवाल का मैथ, वो भी काफ़ी जो आसान वाले सवाल होते थे उनको मैं बनाता था, ठीक है। और मेरा चयन का ही परिणाम था कि मैंने सिलेक्शन ही वैसे सवालों का किया जिसके कारण से मैथ में जितना भी सवाल बनाया लगभग सही हुए और उस कारण से मेरा चयन हुआ। तो प्रश्नों का चयन भी काफ़ी ज़रूरी होता है जहाँ की निगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं अंक गणित। तो अंक गणित का नॉर्मली आप देखिएगा जो आपका सिलेबस दिया गया है नोटिफिकेशन में वही लगभग सिलेबस है। थोड़ा सा हम इसमें अंतर कर देते हैं। अंतर इसलिए कर देते हैं कि कुछ एक दो चैप्टर को मैंने बढ़ा दिया, 1-2 चैप्टर को घटा दिया कि उतना कम भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, और 1-2 चैप्टर को इसलिए बढ़ा दिया कि फर्दर आप 1-2 चैप्टर को, चूंकि ये काफ़ी रोचक चैप्टर है और उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो अदर जो कंपटीशन है इनके साथ साथ उसकी भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर सिस्टम है, दशमलव और भिन्न आपको आना चाहिए, महत्तम लघुत्तम, सरलीकरण, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, औसत, ब्याज में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आ जाते हैं, बट्टा यानी डिस्काउंट, समय काम, समय दूरी, रेलगाड़ी, नाव, टंकी और संख्या श्रेणी। नॉर्मली जो आपका सिलेबस होगा ये सिलेबस यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ 2 स्थिति उत्पन्न होती है कि आपका मैथ का स्टैंडर्ड कैसा है। तो 2 स्टैंडर्ड हो सकता है। एक है कि यदि आप 9th-10th स्तर तक मैथ को पढ़े हैं और वो आपके जेहन में है, यानी वो आप बिल्कुल भूले नहीं हैं, छोटे छोटे सवालों को हल कर लेते हैं और आपके पास जोड़, घटा, गुना, भाग, भिन्न, दशमलव, वर्गमूल, औसत ये सब निकालने का आज भी है अगर जेहन में, और आज भी निकाल लेते हैं तो उसके लिए एक अलग है। और यदि आप नहीं निकाल पाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई सिंपल सा बुक, 8-9 का जो बुक होता है, RS अग्रवाल का 8-9 का भी बुक होता है, उस बुक को आप बनाना प्रारंभ कीजिए, खुद से बना सकते हैं। और अगर नहीं बन पाता है तो अगल बगल में ही देखिए, आपके कोई सीनियर हैं उनसे रिक्वेस्ट करिए, कोई गुरुजी हैं जो अगल बगल में पढ़ाते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, ब्रांडेड टीचर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका रिजल्ट का अगर कोई दुश्मन है तो जो ब्रांडेड टीचर है वही है। जो कारपोरेट कोचिंग वाले हैं जो एक बैच में 55,000 लोगों को पढ़ाते हैं, वहाँ मत जाइएगा। आपका
एक तरह से जो जो भी आपका कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाएगा और आपकी लुटिया डूब जाएगी। ठीक है, आपको वैसा टीचर चाहिए जो आपके ज़रूरत के मुताबिक आपके अगल बगल के लोग ही आपको बता दें। तो ऐसे में आपके भैया हो सकते हैं, बड़ी बहन हो सकती है, गुरुजी हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, या अगल बगल के टीचर हो सकते हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक बना लीजिए, और बेसिक बनाने के बाद फिर आप क्या कीजिए कि आर एस अग्रवाल का मैथ ले लीजिए। अगर आर एस अग्रवाल के अतिरिक्त भी आप देखना चाहते हैं तो कई मैथ है, हालांकि मैं उन सबको प्रीफर नहीं करूंगा, जैसे महेश मिश्रा है, एस डी यादव है, सगीर अहमद है, इन सब का भी मैथ को आप देख सकते हैं। जहां से आपको समझ में आए उस बुक से बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपका एक बेसिक कंप्लीट हो जाता है, यानी आप समझने लगते हैं कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, लाभ हानि कैसे निकाला जाता है, महत्तम लघुत्तम का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, अनुपात समानुपात क्या है, बट्टा, समय, काम, समय, दूरी, ये सब। अब है क्या कि आपको सीखना है ट्रिक, कि ट्रिक में क्या होता है कि यदि कन्वेंशन टाइप से हम किसी भी मैथ को बनाने में अगर हम 5 मिनट समय लेते हैं तो ट्रिक में आपको वो मैथ जो है 5 सेकेंड में बन सकता है। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, कहाँ 5 मिनट कहाँ 5 सेकेंड बन जाएगा, और ये ट्रिक का कमाल है। तो ये ट्रिक जानने के लिए आपको वैसे टीचर से संपर्क करना पड़ेगा। और अब तो हाथ कंगन को आरसी क्या, आपके मुट्ठी में दुनिया है। आप मोबाइल पर देखिए और वहीं पर यूट्यूब पर पढ़ाने वाले कई ऐसे टीचर की तलाश कीजिए। और इस कड़ी में मैं एक शिक्षक के बारे में आपको बताऊंगा जो यूट्यूब पर निःशुल्क पढ़ाते हैं, फेसबुक पर भी निःशुल्क पढ़ाते हैं। ठीक है, और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि मेरा उनसे कोई जान पहचान नहीं है, ना मैं उनका प्रचार कर रहा हूं, ना हम कभी मिले, मैंने भी उनको सोशल मीडिया पर ही देखा है। ठीक है, तो इसका वीडियो जो है आप 3 से 4 मिनट देखिए और देखिए वो कितना शानदार पढ़ाते हैं। परसेंटेज का एक कंप्लीट टाइप लिए हैं। टाइप का नाम है अपरिवर्तित रखना। टोटल 8 क्वेश्चन अभी आपको बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में जो टाइम लगे, तो पहला क्वेश्चन के बाद अगला जो 7 क्वेश्चन होगा 7 दूना 14 सेकंड में बता देंगे। देखिए, आप बताइएगा, हम नहीं बताएंगे, आप ही 14 सेकंड में बता दीजिएगा। देखा जाए, लिखा हुआ है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो लिखिएगा 20/80 × 100। आंसर हो जाएगा 25%, आंसर हो जाएगा 25%। इससे ही 4 बार, 4 से 25 बार आंसर हो गया। अब आपके दिमाग में होगा ये कैसे कैसे कैसे, तो देखिए ऐसे ऐसे। अब ऐसा दो चीज जो कोई दो चीज के गुणनफल से निकलता हो, जैसे वस्तु का मूल्य वस्तु का खपत से खर्च निकलता है, ये हो गया प्राइस, यह हो गया कंजप्शन, यह हो गया एक्सपेंडिचर। जैसे चाल गुना समय से दूरी निकलता है, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। जैसे लंबाई गुना चौड़ाई से क्षेत्रफल निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो क्वेश्चन कहेगा कि वस्तु का मूल्य घट जाता है, वस्तु का मूल्य घट जाता है, लेकिन खर्चा नहीं घटता ही, खर्चा बराबर ही रहता है। जितना पहले खर्चा होता था उतना ही अभी भी रहता है। तो वस्तु का मूल्य घटेगा तो खर्चा नहीं घटेगा, घटवे करेगा। ये क्वेश्चन कहता है कि ना घटता है, तो ये कब संभव है? जब खपत बढ़ा दिया जाएगा। तो ये घटेगा, तो इसमें कितना परिवर्तन करें कि यह अपरिवर्तित रहे? तो यही सब को वो अपरिवर्तित रखेगा, ये सबको क्या रखेगा? अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने देना है। तो ये घटेगा तो ये बढ़ाइएगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, चाल घटेगा तो समय बढ़ेगा। तो इसी को, ये जो दोनों का ये जो गुणनफल है, इसी को अपरिवर्तित रखा जाता है। इसको एक बात और समझ लीजिए, अब जैसे ए और बी है, मान लीजिए कि ये 100 है, इससे 20% कम है, या मान लीजिए 20% ज़्यादा है, तो ये हो गया 120। तो इससे 20% ज़्यादा है, तो इससे कितना परसेंट कम है? 20%। गलती, 20% नहीं, कुछ दूसरा होगा, 16.2/3% होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, दोनों एक ही मेथड से बनता है। अब बनता कैसे है? तो ऐसे दो मेथड, लेकिन अच्छा मेथड यह है, लिखिएगा x/100 ± x इंटू 100, x/100 ± x अब कब प्लस कब माइनस? तो क्वेश्चन में वृद्धि कहेगा तो नीचे 100 + x लिखिएगा, क्वेश्चन में कमी कहेगा तो नीचे 100 - x लिखिएगा। तो आइए क्वेश्चन पे, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। यहां देखिए कम बोला है तो नीचे कम करके लिखिएगा, ऊपर में 20, नीचे 100 - 20 80 × 100। आंसर हो गया। अब क्वेश्चन देखते चला जाए।
बोला गया है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है, तो ऊपर में 25 नीचे कम कर दीजिए 75 गुना कितना 100, आंसर हो जाएगा 1/3 मान होता है 33.1/3% का। जानते हैं तो अच्छा है, ना जानते हैं तो 100 में 3 से भाग दीजिएगा। यहाँ लगभग लिखा है, लगभग। चलिए आंसर हो गया 1 नंबर। बोला गया है कि चीनी का मूल्य देखिए 25% गिरावट हो जाता है, तो गिर जाता है तो 25 बटा गिरा दीजिए 75 गुना 100। चलिए 1/3 कितना परसेंट का मान 33.1/3% का मान, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बोला है कि 20% का कमी हो जाता है, 20% का क्या हो जाता है कमी हो जाता है, तो बोलिए कितना, तो कितना वृद्धि करना चाहिए ताकि इसके मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। तो 20% का कमी होता है तो 20 बटा में कम करके लिखिए 80 गुना कितना 100, इससे ही 4 बार, 4 से 25 बार, और आंसर हो जाएगा 25%। चलिए आंसर आप बताइए कितना हो जाएगा, बताइए तो। लिखा हुआ है कि 20% का वृद्धि हो जाता है, कैसे लिखिएगा बोलिए। हाँ सही बोल रहे हैं, तो 20 नीचे बढ़ा करके 120 और गुना कितना 100। चलिए कटेगा 1/6 मान होता है 16 एंड 2/3% का 16.2/3% का, आंसर हो गया। चलिए फिर से बोला गया है कि 20% का वृद्धि हो जाता है, तो कैसे लिखिएगा 20 बटा 120 गुना 100, अभी तो बनाए थे, आंसर आया था 16.2/3%। बोला गया है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो वो कितना अधिक है। तो आइए 40% कम है तो कैसे लिखिएगा 40 बटा में बोलिए 140 की 60, कम करके 100 में से 40 घटाइए 60 गुना कितना 100। चलिए कटेगा तो 2/3, 2/3 किसका मान होता है याद है, तो 2/3 होता है 66.2/3% का। याद ना है तो 200 में 3 से भाग दीजिएगा। चलिए 2/3 होता है 66 या 67 भी लिखा जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2/3 होता है 0.666666 अप टू इन्फिनेटिव, उसको 67 भी कहा जाता है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन है, बोला गया है कि 25% अधिक है, तो कैसे लिखिएगा 25 बटा में बोलिए क्या, हाँ 125 गुना कितना 100। चलिए इससे ही 5 बार, 5 से 20 बार, और आंसर हो जाएगा 20%, आंसर हो गया 20%। तो अब टाइप आप पहचान लिए होइएगा, बस आएगा थर्ड से बना देना है। चलिए बात अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है, और उसके बाद समझ गए होइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप बताइए कि 1 घंटा में घड़ी और मिनट का सुई कितना बार मिलेगा। तो देखा जाए घड़ी में, देखिए घड़ी में 10 बजा है, देखिए इसको घुमा रहे हैं, अब देखिए घड़ी में 11 बजा, तो जैसे ही 11 बजा तो देखिए ये दोनों एक बार मिल गया, एक बार दोनों मिल गया। 1 घंटा में कै बार मिला, एक बार। फिर से एक बार देखिए 11 बजा, अब हम 12 बजा रहे हैं, यहाँ देखिए 12 बजा रहे हैं, देखिए फिर से देखिए एक बार दोनों मिल गया। तो 1 घंटा में कै बार मिल रहा है, एक बार। चलिए एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए, अब 1 बजा रहे हैं, देखिए 1 बजा रहे हैं, देखिए मिलेगा कि नहीं, 12 से 1 बजा रहे हैं, तो देखिए जा, ये तो मिलवे नहीं किया, ये तो अब मिलवे नहीं किया। तो याद रखिएगा 12 से 1 के बीच में दोनों आपस में नहीं मिलता है, बाकी हमेशा मिलता है। अब 2 बजाएंगे तो देखिएगा फिर मिल जाएगा। अब 2 बजा रहे हैं तो यहां से यहां देखिए एक बार मिल गया, अब देखिए 2 बजा, तो कब दोनों नहीं मिलता है, 12 से 1 के बीच में नहीं मिलता है। तो 1 घंटा में 1 बार मिलता है, लेकिन 12 घंटा में 12 बार ना 11 बार मिलेगा, एक बार नहीं मिलता है, 12 से 1 के बीच में नहीं मिलता है। तो आइए थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो देखा जाए कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, इसी महीना में एग्जाम हुआ है, शायद 16 जून को एग्जाम हुआ है। तो बोला गया है कि 10 बजे से 2 बजे के बीच में ये दोनों सुई कितना बार संपाती होगा। संपाती होगा मतलब मिलेगा, इसको इंग्लिश में कोइंसाइड कहा जाता है। तो बोलिए 10 बजे से 2 बजे दोपहर हो गया, कै घंटा, 4 घंटा। तो आप जानते हैं कि 1 घंटा में 1 बार मिलेगा, लेकिन 4 घंटा में कै बार मिलेगा, 4 बार। लेकिन फिर बताइए 10 बजे से दोपहर के बीच में, दोपहर 2 बजे के बीच में 12 से 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो उस समय तो नहीं मिलेगा, तो एक बार इसमें नहीं मिलेगा, और सही आंसर हो जाएगा कितना बार, 3 बार। ठीक है, और इनका नाम है सुबोध सर। तो सुबोध सर का वीडियो देखिए, और अगर इनका क्लास अच्छा लगा
तो इनको देख सकते हैं, या फिर इसी तरह पढ़ाने वाले टीचर को और अन्य टीचर को आप ढूंढ सकते हैं। आपको मैथ कंप्लीट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग कंप्लीट किए बिना इस परीक्षा को आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, या फिर कोई इस तरह का सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो मैथ होता है वो काफ़ी आसान मैथ होता है और बहुत कम संख्या में होता है। जैसे बीपीएससी में 10 नंबर का मैथ होता है, तो 10 नंबर का मैथ अगर नहीं भी बनेगा फिर भी लोग निकाल लेते हैं पीटी में। तो अब चलिए मैथ के कुछ बुक का सजेशन मैं करता हूँ। और ये बुक तो जैसा कि मैंने बताया, इस कड़ी में आपके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बुक होगा वो आर.एस. अग्रवाल का होगा। आर.एस. अग्रवाल का बुक इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका जो मेथड है काफ़ी अच्छा है, और यहाँ आपको प्रश्न जो है वो कई फॉर्म में है। कुछ तो बना हुआ प्रश्न है, कुछ आपके लिए प्रॉब्लम्स के रूप में है, और इसका इतना बढ़िया सॉल्यूशन सुझाया हुआ है कि आप बिना टीचर के भी इससे सीख सकते हैं। दूसरा जो मैथ का बुक है वो आप महेश मिश्र का ले सकते हैं। मैंने इस बुक को पढ़ा था, काफ़ी अच्छा बुक है, और ये कन्वेंशनल है। ये तो आर.एस. अग्रवाल का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आता है। उसके बाद आप सगीर अहमद साहब का भी ले सकते हैं, इनका भी अच्छा बुक है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है आप एस.डी. यादव का ले सकते हैं, एस.डी. यादव का ले सकते हैं, ठीक है। हमने नहीं देखा है लेकिन राकेश यादव का भी एक मैथ का किताब है, उनको भी देख सकते हैं। तो ये हुआ आपका मैथ। अब चलिए रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग का सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा है, और इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि कहीं भी हम लोग बोलचाल की भाषा में जब रीजनिंग का क्लास के बारे में सोचते थे, बोलते थे, तो हालांकि मैंने रीजनिंग का कभी क्लास नहीं किया, किसी भी चीज़ का कोई क्लास नहीं किया, लेकिन हम लोग जब एग्जाम देकर लौटते थे तो वापस में ट्रेन पर लोग चर्चा करते थे, तो कहा जाता था कि ये यहाँ से सवाल पूछा, ये यहाँ से सवाल पूछा। मुझे तो सारे के सारे रीजनिंग जो है एक ही जैसे लगते थे। क्यों लगते थे? क्योंकि मैंने कभी कोई रीजनिंग की किताब से रीजनिंग नहीं सीखा, बल्कि जो प्रैक्टिस सेट थे, प्रतियोगिता दर्पण या सामान्य ज्ञान दर्पण में जो सेट आते थे उसी को बनाता था, या फिर मॉडल प्रैक्टिस सेट होता था, उनसे बनाकर हमने सीखा। इसलिए हमें सारे रीजनिंग जो है एक ही जैसे लगते थे। और रीजनिंग कोई सीखने की चीज़ नहीं है। ये क्या है? ये लॉजिकल डिडक्शन है। एक तरह से आपका तर्क शक्ति है, और ये तर्क शक्ति दो चीज़ों से बढ़ती है। एक तो आप जितना अपने ब्रेन को चलाएंगे, जितना आप दिमाग लगाएंगे, जितना आप किसी बारे में सोचेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसका परिणाम की ओर जाएंगे, उतना ही आपका सटीक आंसर होगा। और दूसरा है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका रीजनिंग मजबूत होगा। तो हम क्या है कि कभी रीजनिंग का वैसे तैयारी नहीं किए, जो प्रैक्टिस सेट में बनाए थे तो वही से हो गया। और रीजनिंग के बारे में एक बार और बता दूं कि आप एग्जाम हॉल में ऐसे भी रीजनिंग को बना लेंगे जिसे कभी जीवन भर में नहीं बनाया था, क्योंकि ये पूरी तरह से तर्क शक्ति पर आधारित है। तो आप अगर रीजनिंग की तैयारी करके जाते हैं और एग्जाम हॉल में कोई दूसरा प्रकार का रीजनिंग पूछ दिया तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी बन जाएगा आपसे। तो यहाँ सिलेबस देखिए, अगर सामान्य आप बुक देखेंगे तो हम लोग एक बुक उस समय आता था जिसका नाम सुनते थे कि अजय चौहान का एक बुक हुआ करता था रीजनिंग का, तो उसे लोग पढ़ते थे। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा कि उससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। राजराजेश का भी बुक पहले आता था, ठीक है। तो इनका सिलेबस क्या है? तो बेसिकली सिलेबस जो है आपका नोटिफिकेशन में हिंदी में दिया हुआ है, इसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। तो मुख्य सिलेबस यही है कि आपका इसमें एनालॉजी होगा, क्लासिफिकेशन होगा, सीरीज होगा या नंबर सीरीज कह सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग होगा, सिलोगिज्म होगा, फिर डायरेक्शन टेस्ट होगा, फिर सिटिंग अरेंजमेंट होगा, फिर अरिथमेटिक रीजनिंग होगा, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होगा, फिर विजुअल मेमोरी होगा, फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होगा, ठीक है, फिर वेन डायग्राम होगा, यहाँ से सवाल रहते हैं, फिर इनइक्वलिटी के सवाल रहेंगे। उसके बाद कई सारे नॉन वर्बल रीजनिंग किसको बोलते हैं? जो फिगर वाले होते हैं, ठीक है। और फिगर वाले में भी कई प्रकार की रीजनिंग होते हैं, तो सारे को मैंने यहाँ नॉन वर्बल रीजनिंग के रूप में रख दिया। उसमें भी ये होता है, एनालॉजी होता है, सीरीज होता है, सब चीज़ होता है उसमें भी, ठीक है। ऐसे रीजनिंग के दो पार्ट होते हैं, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। लेकिन चूंकि वर्बल रीजनिंग ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए वर्बल रीजनिंग का ही ज़्यादा जोर है, और नॉन वर्बल रीजनिंग कम पूछा जाता है। तो ये रीजनिंग, ठीक है। अब रीजनिंग की अगर तैयारी की बात करें तो तैयारी के लिए जो बुक्स हैं, तो बुक्स आप वही मैंने जैसा बताया कि आप अगर पारंपरिक बुक देखना चाहते हैं तो अजय चौहान का रीजनिंग का बुक आता है, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन में भी आपको रीजनिंग का अच्छे बुक्स मिल जाएंगे, ठीक है। परंतु आपको इसमें क्या चाहिए? जनरली जो मॉडल सेट आते हैं, ठीक है, मॉडल
सेट, तो उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। और पी वाई क्यूज को अगर आप सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। और ये मेनली प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, कितना आप प्रैक्टिस करते हैं, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग उसका आपका उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा और बहुत स्पीड के साथ आप बना लेंगे। इसकी तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण कुछ तैयारियां भी होती है, जैसे कि अगर अंग्रेजी के जो 26 लेटर हैं तो उस पर भी कई बार क्या होता है पूछा जाता था। हम लोग कोडिंग बना लेते थे, जैसे तो प्रत्येक 5 अक्षर का बना लेते थे और उसको बोलते थे इजोटी, ठीक है, इजोटी यानी प्रत्येक 5, अंग्रेजी का 5वां अक्षर, 5वां अगर ई है तो 10वां जे है, 15वां वो है ऐसे, ठीक है। और फिर 3-3 का भी बनाते थे, वो होता था कफी लरक्स, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इस तरह का कोडिंग बनाने की भी जरूरत पड़ता है जब आप तैयारी करेंगे, तो ये सब आपको पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए रीजनिंग के बाद अब हम अंत में चर्चा करते हैं सामान्य अध्ययन की। सामान्य अध्ययन की तैयारी में आपको वक्त ज़्यादा लगता है। वक्त ज़्यादा क्यों लगता है? एक तो इसका काफ़ी जो है एंटायर सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज को देखें तो इसमें कई सारे पेपर्स होते हैं और प्रत्येक पेपर्स के अंतर्गत, कई सारे सब्जेक्ट के अंतर्गत कई छोटे छोटे उसके अंदर जो है सब सब्जेक्ट होते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं, तो ये पढ़ना पड़ता है। और पढ़ना कब से है? तो हम लोग 6 क्लास से जो पढ़ते हैं, 6 क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक जो पढ़ते हैं, वहाँ तक का इम्पोर्टेंस है, यानी वहाँ तक का महत्व है। और उन सभी चीज़ों को हम फिर से देख सकते हैं। अगर भूल गए हैं तो 6 क्लास से पढ़ने की बात कही जाती है, ठीक है। तो इसकी तैयारी में ज़्यादा समय लगता है और आपका सिलेबस जो नोटिफिकेशन में जो सिलेबस है, तो वो सिलेबस में बहुत सारी चीज़ों को मिला जुला के लिख दिया गया है, कई चीज़ों को अलग अलग लिखा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार का जो परीक्षा होता है और उसमें सामान्य अध्ययन की तैयारी जो की जाती है, उसके लिए मुख्यतः 7 विषय होते हैं, ठीक है। और ये 7 विषय कौन कौन होता है ये जान लेना आपके लिए ज़रूरी है। चाहे वो 7 विषय आपको बीपीएससी के अंतर्गत पूछा जाए प्रश्न, या फिर बीएसएससी के अंतर्गत पूछा जाए, या फिर और अन्य कोई कंपटीशन हो जहाँ पर कि सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपको यही 7 सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला इतिहास है। तो इतिहास भी 3 खंडों में है। भारत का एक प्राचीन इतिहास है, दूसरा मध्यकालीन इतिहास है और तीसरा आधुनिक इतिहास है। और इसके साथ स्वतंत्रता आंदोलन भी जुड़ा हुआ है। तो ये कुल मिला के देखें तो 4 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से क्या है, इनके अंदर भी कई चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इतिहास को ही अगर देखें तो 70-75 चैप्टर सिर्फ इतिहास में ही हो जाते हैं, तो इसको पढ़ना पड़ता है, इसमें समय लगता है, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो भूगोल है, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में भी आपको जो सामान्य भूगोल है या विश्व का भूगोल उसको पढ़ना है, फिर भारत का भूगोल पढ़ना है, फिर इकोलॉजी और इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, और मानचित्र तो जरूर पढ़ना है। प्रत्येक परीक्षा में मानचित्र का अध्ययन अगर आप करेंगे तो 2-3 सवाल वैसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैप स्टडी काफ़ी जरूरी होता है। बिना मैप स्टडी का भूगोल का अध्ययन जो है वो बेकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, राजव्यवस्था। राजव्यवस्था अर्थात पॉलिटी। अब पॉलिटी में क्या है? तो इसमें मुख्यतः भारतीय संविधान है और शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भारतीय संविधान के तहत जो व्यवस्था है, जो उसकी विशेषता है, जो उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और उसके अंतर्गत जो प्रावधान है, जो संविधान संशोधन है, इन्हीं सब मुद्दों से सवाल पूछा जाता है। संविधान के जितने भी भाग हैं, जितने अनुसूची हैं, जितने अनुच्छेद हैं, सबको पढ़ना है, उसको मेमोराइज करना है और उसके जो प्रावधान है उसको काफ़ी अच्छे ढंग से विश्लेषण करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट आइए तो विज्ञान या सामान्य विज्ञान कह सकते हैं, जनरल साइंस। तो इसके कितने भाग हो सकते हैं? तो ऐसे तो जनरली विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल साइंस, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस के अंतर्गत भौतिक और रसायन है, ठीक है। यहाँ से 50% लगभग सवाल पूछा जाएगा और जीव विज्ञान से लगभग 50% सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके साथ आप टेक्नोलॉजी भी जोड़ दीजिए, ठीक है, प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कुल मिला के 4 भाग हो जाते हैं विज्ञान के। तो ये विज्ञान का जो सामान्य विज्ञान है, यहाँ भी आपको 6 क्लास से लेकर जो 8, 9, 10, 11, 12 तक के जो एनसीईआरटी बुक है उनको पढ़ने की ज़रूरत है। हालांकि ये काम अभी नहीं हो पाएगा। एनसीईआरटी बुक आप अगर पढ़ चुके होंगे तो आपको फिर क्या है, इसका जो कंपाइल वे में जो नोट्स है
या जो वन लाइनर नोट्स है उसको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बारे में आगे मैं चर्चा करूँगा। नेक्स्ट जो पांचवा है वो अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में जनरली क्या है कि क्या इकोनॉमिक क्या अवधारणा है, कंसेप्ट को समझ लेना है, और दूसरा इसके महत्वपूर्ण शब्दावली है उसको देख लेना है, और जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो समसामयिकी हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, है ना, यानी इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, तो उसको जो है देखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद छठा सब्जेक्ट के रूप में हम देखते हैं तो बिहार विशेष। तो बिहार विशेष, बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल चूंकि बिहार का एग्जाम है इसलिए बिहार के बारे में पूछा जाता है और अच्छी खासी संख्या में प्रश्न होते हैं। यानी अगर जीएस में अगर मान ले कि 75 सवाल है, ठीक है, तो 75 सवाल में 5-7 सवाल जो है बिहार सामान्य ज्ञान से हो सकते हैं, और बीपीएससी में से तो यहाँ तो लगभग जो है 24-25 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर देखिए तो इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अन्य आंकड़े में क्या है, तो बिहार के संबंध में जो भी आंकड़े हैं, कितने जिले हैं, कितने प्रमंडल हैं, इनकी जनसंख्या क्या है, ठीक है, और यहाँ की लोक कला, नृत्य, काफ़ी सारे आंकड़े हैं तो उसको देखना पड़ता है। तो इससे संबंधित भी आपको बुक्स से तैयारी करनी पड़ेगी। और अंतिम है समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स को पढ़ना पड़ेगा। अब है क्या कि सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे हम कर सकते हैं, इस संबंध में हमारे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे हम जीके की तैयारी कर सकते हैं, पढ़ने की क्या रणनीति हो सकती है। परंतु कुछ बुक में सजेस्ट कर देता हूं जिससे कि आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी दोनों की तैयारी एक साथ हो जाए। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स में लुसेंट सामान्य ज्ञान सबसे पहला जो है बुक है, और पूरा जो है विश्व प्रसिद्ध बुक है। ठीक है, तो इसलिए इसको तो लेना जरूरी है। इस बुक के साथ हमारी एक स्मृति जुड़ी हुई है कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो ये बुक निःशुल्क बांटने के लिए आए थे। लुसेंट बुक जो है, जो लुसेंट पब्लिकेशन वाले प्रतिनिधि थे, वो लॉज में जा के बुक बांट रहे थे, तो हमें निःशुल्क बुक देने के लिए आया था और मैंने नहीं लिया था क्योंकि किताब रखने का जगह नहीं था। हम बोले नहीं ठीक है, बगल वाले दे दीजिए, बच्चों को दे दीजिए। ठीक है, लेकिन आज मैं बताता हूँ, मौके की नज़ाकत है कि ये लुसेंट सामान्य ज्ञान की मुझे लगता है कि हमने 500 से अधिक प्रतियां खरीदी होगी। क्यों खरीदी होगी? क्योंकि मैं अब स्टूडेंट को गिफ्ट में देने लगा, खरीद कर अपने घर के बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को, अपने गांव के बच्चों को जब मैं भी गिफ्ट देता हूं तो लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक गिफ्ट में देता हूं। कभी कभी जो है बिहार ये जो मानचित्र होता है, एटलस होता है, ऑक्सफोर्ड एटलस, उसे मैं गिफ्ट में देता हूं ताकि बच्चों की सामान्य ज्ञान बढ़ सके, वृद्धि हो सके। ठीक है, तो ये लुसेंट सामान्य ज्ञान एक ऐसा बुक है, बिल्कुल जो है लीजेंड है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं, तो वो ले सकते हैं। चूंकि देखिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी जो 4th सीजीएल का जो आया है उसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से है कि 50 नंबर का जीके, ठीक है, 50 प्रश्न जीके का, और 25 प्रश्न जो है वो साइंस से, ठीक है, और 25 प्रश्न मैथ, इस प्रकार से दिया हुआ है, और 50 प्रश्न रीजनिंग, ऐसे करके ब्रेकिंग दिया हुआ है। तो ये 25 प्रश्न जो साइंस से है, तो यहाँ बिल्कुल तय है कि 25 प्रश्न जो है वो साइंस से रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही यहाँ जो 50 प्रश्न, यहाँ भी 1-2 प्रश्न साइंस के रह सकते हैं, तो साइंस यहाँ ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको लुसेंट सामान्य विज्ञान लेना है। ये एक जनरलाइज किताब के बारे में बोल रहा हूँ जो हर विद्यार्थी के पास होना ही चाहिए, और इसके साथ जो है हम प्लस सभी विषयों के लिए एक सेट अलग किताब का भी अनुशंसा करेंगे। ठीक है, कि ये तो आप पढ़ ही लीजिए, सामान्य ज्ञान है, लेकिन क्या है कि इतना से नहीं होना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। और गहराई में जाने के लिए जिस सामान्य अध्ययन की मैंने बात किया कि 5 भाग में मैंने बताया, 7 भाग में, तो उसके लिए एक सेट अलग किताब भी लेना है। ठीक है, उसको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, तो साइंस के लिए लुसेंट सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, ठीक है, लुसेंट जनरल साइंस को आप देख सकते हैं। यदि आपको ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं पर थोड़ा सा पकड़ कम है तो इनका ऑब्जेक्टिव बुक भी आता है, उसको भी देखा जा सकता है, लिया जा सकता है। वैसे ऑब्जेक्टिव बुक के बारे में आजकल घटना चक्र का बहुत चलन है, तो घटना चक्र को आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद तीसरा बुक मैं जो सजेस्ट करूंगा वो क्राउन सामान्य ज्ञान, क्राउन बिहार सामान्य ज्ञान। तो ये क्राउन पब्लिकेशन का है जो झारखंड से प्रकाशित होती है, तो बिहार सामान्य ज्ञान के बारे में अच्छा कलेक्शन वो दिया है। ठीक है, चौथा जो मैगजीन मैं कहूँगा
वो मैगजीन के बारे में कहूँगा, मंथली मैगजीन। अब मंथली मैगजीन में आप कौन कौन सा मैगजीन ले सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा गौर फरमा लिया जाए। तो एक तो प्रतियोगिता दर्पण है, इसको तो लीजिए ही लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण। मैं बचपन से प्रतियोगिता दर्पण का पाठक रहा हूँ और मुझे यह कहने में गर्व है कि आज जो मैं कुछ हूँ उसमें प्रतियोगिता दर्पण का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण समूह का ही सामान्य ज्ञान दर्पण है, इसको आप ले सकते हैं, सामान्य ज्ञान दर्पण, ठीक है। उसके बाद मंथन पब्लिकेशन का ले सकते हैं, मंथन। और उसके बाद आपका घटना चक्र का भी ठीक है, घटना चक्र का भी आप ले सकते हैं। तो ये मंथली मैगजीन आप लीजिए, या फिर इससे संबंधित ईयर बुक लीजिए, ईयर बुक। और ईयर बुक में एक स्पीडी का जो ईयर बुक आता है वो ज़रूर लेना है, ठीक है। काफ़ी इसमें अपडेटेड करंट अफेयर्स रहता है, तो स्पीडी का ले लेना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या करना है, तो 5वां नंबर में PYQs और 6ठा नंबर में प्रैक्टिस सेट। ये काफ़ी ज़रूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ कि सिलेबस जो होता है, ठीक है, सिलेबस तो आप देख लिए, मैंने बता दिया। तो सिलेबस आपके लिए एक रास्ता है सफलता प्राप्त करने के लिए, परंतु PYQs जो है वो रास्ता दिखाने वाला टॉर्च है, वो रोशनी है, जो रास्ता पर उस मार्ग पर चलने के लिए रोशनी ज़रूरत होता है। तो PYQs, इसी से पता चलता है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या इसका हार्डनेस है, क्या इसका सॉफ्टनेस है, कितने सवाल काफ़ी कठिन पूछे जाते हैं, कितने सवाल आसान पूछे जाते हैं, और किस तरीके के सवाल हैं। इसको आप बनाकर जब देखेंगे खुद अपनी औकात पता चलेगी कि भाई हम कितने पानी में हैं, ठीक है। और उसी से फिर आप तैयारी करेंगे, आपका सेल्फ असेसमेंट भी हो सकेगा। तो PYQs जरूरी है। और लगातार प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, लगातार अभ्यास के लिए, चूँकि निरंतर अभ्यास से सफलता को फतह किया जा सकता है, और इसके लिए ज़रूरत है कि प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 15 से लेकर 25 प्रैक्टिस सेट रहेंगे। और इतना अगर आप बना लेते हैं, या और भी दूसरे प्रैक्टिस सेट से भी ले लेते हैं, या किसी टेस्ट सीरीज में शामिल हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं उसका 25 बार 50 बार रिहर्सल हो गया, और आप तैयारी हैं, गेट सेट रेडी गो फॉर सक्सेस, ठीक है, फॉर श्योर सक्सेस। चलिए अब जो है मैं बात करता हूं, जैसा कि मैंने बताया था कि सभी विषयों की एक एक सेट अलग से भी किताब लेना है, ये तो जनरल किताब बताया था। तो इतिहास के लिए, तो तीनों खंड के लिए आप चाहें तो बहुत ज़्यादा लफड़ा में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप SK पांडे जी का इतिहास का तीनों सेट का ले लीजिए, तीनों यानी एंशिएंट प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों सेट के लिए आप SK पांडे का बुक ले सकते हैं। यहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी। राज व्यवस्था के बारे में बात करें तो आप लक्ष्मीकांत का ले लीजिए, काफ़ी फेमस बुक है, ठीक है, लक्ष्मीकांत। हालांकि इसमें सभी चैप्टर नहीं पढ़ना है, या फिर इसके लिए आप परीक्षा वाणी का बुक ले लीजिए, परीक्षा वाणी की अच्छी बुक है और इसमें आपका बढ़िया कंसेप्ट बन जाएगा। भूगोल के बारे में बात करें तो इसमें महेश बर्नवाल है, महेश बर्नवाल का भूगोल ले लीजिए। महेश बर्नवाल काफ़ी अच्छी बुक है, इसको जो है BPSC UPSC तैयारी करने वाले भी पढ़ते हैं, ठीक है। या तो इसमें भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप परीक्षा वाणी को ले लीजिए, ठीक है। अब अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था में भी आप परीक्षा वाणी ही ले लीजिए, इसका भी बुक है और अच्छी तरीके से लिखा गया है, तो इसको भी आप ले लीजिए। और सामान्य विज्ञान की यदि बात करें तो यहाँ भी परीक्षा वाणी का ही पुस्तक मैं रेफर करूँगा, परीक्षा वाणी। और इसके अतिरिक्त अगर आपको मार्केट में कहीं पर मिल जाता है और ऑब्जेक्टिव पढ़ने का तरीका आपको ठीक लगता है, उसमें आपको जो घटना चक्र है, तो घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन रहता है और क्वेश्चन के बाद जो एक्सप्लेनेशन रहता है उससे विद्यार्थियों को काफ़ी फायदा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मैंने जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हैं और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी दोनों की तैयारी कैसे एक साथ की जा सकती है उसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा किया। आशा है अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। आपको क्या समस्या है या वीडियो आपको कैसा लगा उस संबंध में कमेंट कीजिए। चलिए अब मैं इस क्लास वीडियो का समापन एक स्लोगन के साथ करना चाहूँगा, और वो स्लोगन है, सफलता के सही मायने
दूसरों से नहीं बल्कि अपने अतीत से बेहतर होना है। यानी कहने का मतलब है कि आपकी सफलता का सही अर्थ यह है कि आप पिछले दिनों में क्या थे और आज आप कितनी ऊंचाई पर पहुंचे, ना कि आप दूसरों से अपने को तुलना करें। तो अपने आप को लगातार बेहतर बनाते रहिए, अपने व्यक्तित्व को निखारते रहिए और अपने आप को अपडेट करते रहिए, और इसी में आपकी सफलता निहित है। चलिए, तो आपके सफलता के सफ़र में हम सफ़र बनकर सदैव साथ रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।